अजीब होते हैं। कई बार हम रोते हैं, परेशान होते हैं और आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच तो यह है कि ज़िंदगी कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान, हर मुश्किल घड़ी, हर टूटा हुआ सपना और हर आंसू एक बहुत ही खास मकसद से आता है। जब तक हम दर्द को सिर्फ एक मुसीबत समझते रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि यह दर्द हमें कुचलने नहीं, कुछ सिखाने आया है, उस दिन से हमारी ज़िंदगी देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। द 5 लेसन ऑफ लाइफ हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराती है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी खुशियों का कोई खेल नहीं बल्कि एक खूबसूरत स्कूल है। यहाँ मिलने वाला हर इंसान एक टीचर है और हर परिस्थिति एक नया सबक है। जब हम अपने रिश्तों को देखते हैं तो अक्सर शिकायत करते हैं कि फला इंसान ने दिल तोड़ दिया या किसी ने धोखा दे दिया। लेकिन असल में वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको यह सिखाने आया था कि खुद से प्यार कैसे करते हैं और अपनी सीमाओं को कैसे तय करते हैं। जो लोग हमें दर्द देते हैं वे जाने अनजाने में हमें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। हमारी गलतियां और हमारे डर भी कोई बदकिस्मती नहीं है। हम अक्सर अपनी पुरानी गलतियों को सोचकर खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इंसान बिना गिरे चलना सीख ही नहीं सकता। आपकी हर गलती एक इशारा है कि आपको किस रास्ते पर नहीं जाना है। इसी तरह जब आप अपने किसी बड़े डर का सामना करते हैं तो आपको अपनी उस ताकत का एहसास होता है जो अब तक आपके अंदर सोई हुई थी। जब आप किसी अंधेरे कमरे में कदम रखते हैं तभी तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर खुद को रोशनी करने की क्षमता है। किताब का असली जादू इसके सबसे आखिरी और 5वें सबक में छिपा है। यह सबक इंसान की सोच को जड़ से बदल देता है। जब आप इस मोड़ पर पहुंचते हैं तो आपका दिमाग बेचारा बनाना छोड़ देता है। यह पूछना बंद कर देता है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों किया। इसकी जगह आपके दिल से आवाज़ आती है कि इस घटना के जरिए ज़िंदगी मुझे क्या नया सिखाना चाहती है। यह एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे अतीत और आने वाले भविष्य को तस्वीर बदल देता है। इसलिए अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के किसी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि यह दर्द आपको कौन सा खूबसूरत सबक देने आया है। हो सकता है कि जिस बात को आज आप अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती मान रहे हो वही कल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। इन गहरे सबकों को अपने दिल में उतारिए क्योंकि आपकी अपनी कहानी का सबसे बड़ा जवाब शायद इन्हीं में छुपा हुआ है। पहला सबक, स्वयं को जानना, नोइंग योर सेल्फ। कल्पना कीजिए आप पूरी ज़िंदगी एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका रास्ता आपने खुद चुन ही नहीं। सुबह उठते ही काम, फिर पैसे कमाने की चिंता, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश, लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव और रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाना। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है लेकिन भीतर कहीं एक सवाल लगातार गूंजता रहता है, क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूँ मैं जीना चाहता हूँ। लेखक की पुस्तक का पहला सबक इसी सवाल से शुरू होता है। स्वयं को जानना। लेखक के अनुसार जीवन को बदलने से पहले हमें खुद
को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें यह नहीं पता कि हम कौन हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए और हमारे फैसलों के पीछे कौन सी भावनाएं काम कर रही है, तो हमारी पूरी ज़िंदगी दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने में निकल सकती है। संगठन की शिक्षाओं में आत्मज्ञान को जीवन की सबसे पहली सीढ़ी माना गया है। उनका मानना है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को जानता है। हम अपना नाम जानते हैं, अपना काम जानते हैं, अपनी पसंद नापसंद जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने भीतर छिपे डर को सच में जानते हैं? क्या हम समझते हैं कि हमें किसी चीज़ की इच्छा क्यों होती है? क्या हमें पता है कि हमारी सच में हमारी अपनी या समाज ने हमारे मन में उसे डाल दिया है? यही सवाल आत्मनिरीक्षण की शुरुआत करते हैं। पश्चिमी आधुनिक जीवन शैली अक्सर हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब अधिक पैसा, बड़ा घर, बेहतर नौकरी, ऊंचा पद और समाज में सम्मान। इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें पाने की दौड़ में खुद को ही खो देते हैं। हम दूसरों को देखकर तय करने लगते हैं कि हमें कितनी सफलता होना चाहिए। किसी दोस्त को नई कार खरीदते देखते हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। कोई व्यक्ति बड़ी नौकरी हासिल करता है तो हमें अपनी नौकरी छोटी लगने लगती है। सोशल मीडिया पर किसी की खूबसूरत ज़िंदगी देखते हैं तो अपनी साधारण ज़िंदगी से शिकायत होने लगती है। धीरे धीरे हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं जो बाहर से शानदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर से खाली महसूस होती है। संगठन इस भ्रम को तोड़ते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। दुनिया को समझने से पहले अपनी भीतर की दुनिया को समझो, क्योंकि हमारे भीतर ही हमारे दर्द छिपे हैं। वही हमारी इच्छाएं, वही हमारा अहंकार, वही हमारी कमजोरी है और वही हमारी असली ताकत भी छिपी हुई है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हर समय दूसरों से तारीफ चाहिए। जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वह अंदर से टूट जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि लोग उसे क्या कहते हैं, असली सवाल यह है कि उसकी खुशी दूसरों की राय पर इतनी निर्भर क्यों है? शायद उसके भीतर अस्वीकार किए जाने का डर। शायद बचपन से उसे यह महसूस कराया गया कि वह तभी अच्छा है जब वह दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरे, और शायद आज भी वह उसी पुराने डर से भाग रहा है। यही आत्मज्ञान है, अपने व्यवहार के पीछे छिपे असली कारण को देख पाना। लेखक बताते हैं कि स्वयं को जानने कोई एक दिन में पूरा हो जाने वाला काम नहीं है। यह अपने भीतर उतरने की एक लंबी यात्रा है। इसके लिए हमें कुछ समय दुनिया के शोर से दूर होकर खुद के साथ बिताना पड़ता है। कभी कभी सिर्फ शांत बैठना भी बहुत कुछ सिखा सकता है। जब हमारे आसपास कोई शोर नहीं होता, कोई फ़ोन नहीं बज रहा होता, कोई सोशल मीडिया हमें यह नहीं बता रहा होता कि हमें कैसा दिखना चाहिए, और कोई दूसरा व्यक्ति हमें यह नहीं बता रहा होता कि हमें क्या बनना चाहिए, तब पहली बार हमारी अपनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह आवाज़ सहज कर सकती है, क्योंकि मौन में हम उन सवालों से सामना करते हैं जिनसे हम लंबे समय से भाग रहे थे। वास्तव में मैं खुश हूँ या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा है या दूसरों की उम्मीद? मुझे असफल होने से इतनी डर क्यों लगता है कि मैं लोगों की स्वीकृति के पीछे क्यों भागता हूँ? अगर दुनिया मुझे जज ना करे तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहूँगा?
इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन सवाल पूछने ही बदलाव की शुरुआत है। हिमालय परंपरा में मौन और आत्मचिंतन को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि इंसान जितना बाहर की दुनिया में उलझता है उतना ही अपने भीतर से दूर होता जाता है। पहाड़ों का शांत वातावरण इस बात का प्रतीक बन जाता है कि वास्तविक यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। लेखक के अपने अनुभव भी इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। जब हम लगातार भागते रहते हैं तो हमें लगता है कि समाधान कहीं बाहर मिलेगी, लेकिन कभी कभी जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है, बस उसे सुनने के लिए हमें रुकना पड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब खुद नहीं, बल्कि इसका मतलब अपनी कमजोरियों को भी ईमानदारी से स्वीकार करना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे पहचानिए, अगर आपको ईर्ष्या आता है तो उसे स्वीकार कीजिए, अगर आपको असफलता से डर लगता है तो उस डर को देखिए, अगर आपके अंदर अहंकार है तो उसे भागिए मत, क्योंकि जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते वह अक्सर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती रहती है। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो डर की शक्ति हम कम होने लगती है। जब हम अपनी इच्छाओं को समझते लेते हैं तो उनके पीछे भागने की मजबूरी कम हो जाती है, और जब हम अपने अहंकार को देख पाते हैं तो हमें हर बहस में खुद को सही साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यही आत्मज्ञान धीरे धीरे भीतर एक नया संतुलन पैदा करता है। सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो तेज दौड़ने का क्या फायदा? क्या आप जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतनी ही तेजी से गलत दिशा में पहुंचेंगे। जीवन में भी यही होता है। हम सफलता की रफ्तार बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि हमारी मंजिल क्या है। इसलिए पहला सबक हमें रुकने के लिए कहता है, दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मिलने की लिए। शायद कुछ समय के लिए अपने फ़ोन को दूर रखकर शांत बैठना, अपने विचारों को देखना, अपने दिन के फैसलों पर विचार करना, खुद से ईमानदार सवाल पूछना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने जवाबों से डरना नहीं, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद के सामने ईमानदार हो जाता है उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक बदलाव शुरू होता है। लेखक का यह पहला सबक हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खोज किसी नई जगह, नई नौकरी, नए रिश्ते या नए उपलब्धियों की खोज नहीं है। सबसे बड़ी खोज स्वयं की खोज है। जब आप खुद को जानने लगते हैं तो आपको हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत कम हो जाती है। दूसरों की राय आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करना बंद कर देती है। सफलता का अर्थ बदलने लगता है और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि शांति बाहर से हासिल करने वाली कोई चीज़ नहीं, वह भीतर पैदा होने वाली अवस्था है। शायद इसलिए आत्मज्ञान ये इस यात्रा का पहला सबक क्यों। जब तक आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, तब तक आप यह भी नहीं जान सकते कि आपको वास्तव में कहाँ जाना है। और शायद ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, दुनिया की मुझे क्या बनना चाहिए नहीं, बल्कि मैं अपने भीतर वास्तव में कौन हूँ। यही सवाल हमें बाहरी दुनिया की दौड़ से निकालकर अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहाँ पहली बार हम खुद से मिलने वाला शुरू करते हैं। दूसरा सबक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, योर नीड्स। कल्पना कीजिए आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपने कभी इच्छा की थी। अच्छा घर, अच्छी कमाई, आरामदायक जीवन और समाज में सम्मान। फिर भी रात को अकेले बैठते समय आपके भीतर एक खालीपन महसूस होता है। मन कहता है कुछ तो अभी भी कमी है। यही वह सवाल है जिस पर लेखक दूसरे सबक में गहराई से विचार करते हैं। क्या हम सच में वही चाहते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है,
संहिता की शिक्षा के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, बल्कि यह है कि वह अपनी वास्तविक ज़रूरत और मन की लगातार बढ़ती चाहत के बीच अंतर करना भूल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बेहतर नौकरी चाहिए, नया फ़ोन चाहिए या दूसरों से ज़्यादा सफलता चाहिए, लेकिन कई बार इन इच्छाओं के बीच कोई दूसरी ज़्यादा गहराई ज़रूरत छिपी होती है। शायद हमें पैसे से ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, शायद महंगी चीज़ों से ज़्यादा सम्मान चाहिए, शायद सफलता से ज़्यादा अपने जीवन में अर्थ और संतुष्टि चाहिए। यही से चाहत और ज़रूरत का अंतर समझ में आने लगता है। चाहत कहती है कि मुझे और चाहिए, ज़रूरत पूछती है मुझे वास्तव में कितना चाहिए ताकि मैं संतुष्ट रह सकूं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर खालीपन को किसी बाहरी चीज़ से भरने की कोशिश करते हैं। नया सामान खरीदते हैं, कुछ समय खुशी मिलती है, प्रमोशन मिलता है और कुछ समय गर्व महसूस होता है। ज़्यादा पैसा आता है, फिर उसे भी ज़्यादा कमाने की इच्छा पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है और तुरंत दूसरा लक्ष्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। संगठन का संदेश हमें इस दौर से बाहर निकलकर अपने भीतर देखने के लिए कहता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, क्या वह सच में मेरी ज़रूरत है या मेरी सिर्फ अहंकार की मांग है? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब हमारी ज़िंदगी की दिशा से बदल सकता है। लेखक अपने व्यवसायी और पारिवारिक जीवन के अनुभवों से बताते हैं कि जब इंसान अपनी वास्तविक परिणति को पहचानना शुरू करता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर चीज़ के हासिल करना नहीं, कभी कभी जीवन को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को जोड़ने से ज़्यादा ज़रूरत होता है। अनावश्यक चीज़ों को हटाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लगातार काम करता है। उसे लगता है कि वह अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन अगर इसी दौरान उसके पास अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है, जीवन साथी से बात करने का समय नहीं है और खुद के लिए सांस लेने तक का समय नहीं है, तो उसे एक बार रुक कर पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ? क्योंकि परिवार को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आपका समय, ध्यान, प्यार और आपकी मौजूदगी भी चाहिए। यही इस सबक की सबसे खूबसूरत ज़रूरत ज़्यादा पाने से नहीं, सही चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में पाने से आती है। जब हमें अपनी वास्तविक ज़रूरतें समझ में आने लगती है तो दूसरे से तुलना कम होने लगती है। हमें हर नई चीज़ देखकर यह महसूस नहीं होता कि हमारे पास कुछ कम है। हम अपने जीवन को दूसरों की ज़िंदगी से नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक ज़रूरतों से मापना शुरू करते हैं और शायद यही से संतुष्टि की शुरुआत होती है। तीसरा सबक, कार्यों में प्रभावशीलता, बिकमिंग मोर इफेक्टिव। अब सवाल उठता है, अगर हमें अपनी ज़रूरतों समझ में आ जाए तो उन्हें पूरा करने के लिए काम कैसे करें? यही तीसरा सबक सामने आता है। प्रभावशीलता। आज की दुनिया में हम सभी व्यस्त हैं। सुबह से रात तक हमारे पास कामों की लंबी सूची होती है। फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आते रहते हैं। सोशल मीडिया हमारा ध्यान खींचता रहता है और एक ही समय में हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन संगठन की शिक्षा इस सोच को चुनौती देती है। वह बताते हैं कि व्यस्त होना और प्रभावशाली होना एक ही बात नहीं। आप पूरा दिन व्यस्त रह सकते हैं और फिर भी कोई महत्वपूर्ण काम पूरा न कर पाए। दूसरी ओर कोई व्यक्ति कुछ घंटों में उतरना
काम कर सकता है जितना दूसरा व्यक्ति पूरे दिन में नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति एक साथ फोन देख रहा है, ईमेल का जवाब दे रहा है, किसी मीटिंग के बारे में सोच रहा है और सामने रखे जरूरत काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसका शरीर एक जगह लेकिन उसका दिमाग 4 अलग अलग जगह होकर घूम रहा है। अब उसी काम को ऐसे व्यक्ति से तुलना कीजिए जो अपना फोन एक तरफ रख देता है, कुछ समय के लिए बाकी सभी चीज़ों को भूल जाता है और सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगातार है। दोनों ने शायद उतना ही समय दिया लेकिन परिणाम अलग होंगे। यही एकता की शक्ति है। संगठन के अनुसार प्रभावशीलता का अर्थ सिर्फ तेज काम करना नहीं, इसका अर्थ है सही काम को सही ध्यान और सही उद्देश्य के साथ करना। हिमालय जीवन दर्शन की सही बात आधुनिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। प्राकृतिक में देखी नदी को समुद्र तक पहुंचाने के लिए हर दिशा में बहने की जरूरत नहीं होती, वे एक दिशा पकड़ती है और लगातार आगे बढ़ती रहती है। हमारी ऊर्जा भी ऐसी ही है। जब हम अपनी ऊर्जा को बहुत सारी इच्छाओं, चिंताओं और कामों में बांट देते हैं तो हमारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन जब हम एक समय में एक ही महत्वपूर्ण काम पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो वही ऊर्जा कई ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि जिस समय जो काम सामने है उस समय पूरी तरह से में मौजूद रहें। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम में रहें, अगर परिवार के साथ बैठे हैं तो परिवार के साथ रहें, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए उसकी बात ना सुने, वास्तव में सुने। और जब आप आराम कर रहे हो तो खुद को यह अपराध बोध ना दें कि आपको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना भी एक ही तरह की प्रभावशीलता है। तीसरा सबक हमें यह भी सिखाता है कि हर काम को कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं। कई बार हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही जटिल बना लेते हैं। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे लक्ष्य और बहुत सारे अधूरे काम करें दिमाग पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। संगठन की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग है। सरल बनो, स्पष्ट बनो और जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरी तरह उतर जाओ। मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप हर दिन सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि किताब कितनी बड़ी होगी, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, कितनी कमाई होगी और दूसरे लेखक आपसे बेहतर हैं या नहीं, तो आपका दिमाग लिखने से ज़्यादा चिंता करने में ऊर्जा खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ आज के एक पेज पर ध्यान दें तो काम अचानक आसान लगने लगता है। एक पेज, एक कदम, एक क्षण, यही छोटी छोटी एकाग्रता कोशिशें आखिरकार बड़े परिणाम में बदलती है। इसलिए प्रभावशीलता का असली रहस्य शायद ज़्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। दूसरे सबक में हमें पता चलता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। तीसरा सबक हमें बताता है कि उस जीवन को बनाने के लिए अपनी ऊर्जा और ध्यान का इस्तेमाल कैसे करना है। और जवाब यह दोनों बातें एक साथ समझ में आती है तो जीवन में एक ही गहराई बदलाव शुरू होता है। आप हर चीज़ पाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, आप हर काम एक साथ करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसकी बजाय आप पूछना शुरू करते हैं, मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, और फिर उसी पर अपना समय, ध्यान और ऊर्जा लगते हैं। शायद यही वो जगह है जहाँ ज़िंदगी की भागदौड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके भीतर छिपी वास्तविक
शांति दिखाई देने लगती है। चौथा सबक, समस्याओं से निपटना जिंदगी में एक ऐसा सवाल है जिससे शायद ही कोई इंसान बच सकता है। जब सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार न हो तब हम क्या करते हैं? जब अचानक कोई समस्या सामने आती है, जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पैसे की परेशानी आ जाती है, करियर में असफलता मिलती है या भविष्य को लेकर डर पैदा होता है, तब हमारा पहला स्वभाव अक्सर समस्या को लड़ने या उससे भागने का होता है। लेकिन संगठन इस सोच को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने की सीख देते हैं। उनके अनुसार समस्या जीवन की गलती नहीं, समस्या भी जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह सुख के साथ कठिनाइयाँ भी आती है। हम समस्याओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर सीख सकते हैं कि उनके सामने हमारा रवैया कैसा हो। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। रास्ता शुरू में आसान है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक रास्ता खड़ी चट्टान से भर जाता है। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप बैठकर शिकायत करें या रास्ता इतने मुश्किल क्यों है, या फिर धीरे धीरे अपने कदम संभालते हुए आगे बढ़ें। पहाड़ वही रहेगा, लेकिन कठिनाइयाँ भी वही रहेगी, लेकिन आपका नज़रिया बदलते ही आपकी पूरी यात्रा बदल जाएगी। संहिता इसी बात पर जोर देते हैं कि समस्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। कोई घटना हमें परेशान कर सकती है, लेकिन परेशान को अपने भीतर कितना स्थान देना है, यह काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। अक्सर हम किसी समस्या के आने के बाद उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। जो हो चुका उसे बदलने की कोशिश करते हैं, जो अभी हुआ है ही नहीं उसके बारे में डरते रहते हैं, और इस तरह एक छोटी सी समस्या हमारे मन में इतना बड़ा रूप ले लेती है कि समस्या से ज़्यादा हमें उसकी कल्पना परेशान करने लगती है। संहिता का रास्ता इससे अलग है। पहले समस्या को स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि आप हार मान लें, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप वास्तविकता से लड़ना बंद करें। जो हो चुका उसे स्वीकार करें और फिर शांत मन से देखें कि अब आप क्या कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां प्रारंभिक हिमालय समझ बेहद गहरी दिखाई देती है। वहाँ कठिनाइयाँ परिस्थिति को केवल दुर्भाग्य नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें व्यक्ति के भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर भी समझा जाता है। जैसे ठंडी हवा शरीर को चुनौती देती है, वैसे ही कठिन समस्या को मजबूत बना सकता है। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी सफलता न आए तो आपको अपने धैर्य की सीमा कैसे पता चलेगा, और कभी कोई भी मुश्किल परिस्थिति सामने न आए तो आपको अपनी वास्तविक ताकत का एहसास कैसे होगा। कई बार जीवन में वही सिखाता है जो आराम कभी नहीं सीख सकता। इसलिए अगली बार जब कोई समस्या आपके सामने आए तो तुरंत यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय खुद से पूछिए कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ और अभी मेरे हाथ में क्या है। यह छोटा सा बदलाव आपके भीतर एक बड़ी शक्ति पैदा कर सकता है। समस्या शायद तुरंत खत्म न हो, लेकिन आपका डर कम होने लगेगा, आपका मन स्पष्ट होने लगेगा और आप उस स्थिति को संभालने की क्षमता
विकसित करने लगेंगे। संहिता का संदेश यही कि जीवन को समस्याओं से मुक्त बनाने की कोशिश मत करो। अपने भीतर इतनी शांति और मजबूती पैदा करो कि समस्या आए और तो फिर आपको भीतर से हिला ना सके, क्योंकि असली शांति उस दिन नहीं मिलती जब जीवन में कोई समस्या नहीं होती। असली शांति तब मिलती है जब समस्याओं के बीच भी हमारा मन शांत रहना सीख जाता है। 5वां सबक, दूसरों के साथ व्यवहार। अब हम पहुँचते हैं कि पुस्तक के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक पर, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आखिरकार इंसान अकेले नहीं जीता, हमारे आसपास परिवार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी और ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच, संस्कृति, भाषा और क्षमता हमसे बिल्कुल अलग है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसे हम सहमत नहीं। क्या हम उसे समझने की कोशिश करते हैं या तुरंत उसे गलत साबित करने लगते हैं? लेखक संहिता की एक बेहद प्रभावशाली सीख के माध्यम से बताते हैं कि अलग होना दुश्मन नहीं होता। दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच सकते हैं, फिर भी एक दूसरों के सम्मान कर सकते हैं। इसी विचार को समझने के लिए पुस्तक में एक ऐसी मंदिर का उदाहरण सामने आता है जिसे दो बिल्कुल अलग धार्मिक परंपराओं के लोग लंबे समय से साझा करते आए हैं। एक परंपरा में हिंसक बलि की प्रथा रही, जबकि दूसरा पारंपरिक हिंसा और शांति और पर जोर देती है। पहली नज़र में लगता है कि इन दोनों के बीच शायद कोई समाधान संभव ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वे साथ रहें। यह उदाहरण हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर इतने अलग विश्वास रखने वाले लोग एक ही स्थान को साझा कर सकते हैं, तो हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी सहमतियों के कारण एक दूसरे से क्यों हो जाते हैं? आज हम अक्सर अपनी राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर कोई हमारी सोच से अलग बात कर